फ्रेंड्स हम देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें हमने इसके पहले लेक्चर में सेक्शन 19 देखा था। आज हम देखने में सेक्शन 20। तो फ्रेंड्स जो सेक्शन 20 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो डील करता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स मीन्स वृद्ध माता पिता और बच्चों का भरण पोषण। जो सेक्शन 20 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो बूढ़े माता पिता और बच्चों के भरण पोषण से डील करता है। फ्रेंड्स सेक्शन 20 को 3 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 20 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें क्या दिया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अ हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज और हर एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स। तो सेक्शन 20 के सब सेक्शन में क्या दिया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन मीन्स इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस सेक्शन में जो प्रोविजंस दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए आगे क्या दिया गया है कि अ हिंदू इज बाउंड, एक जो हिंदू है वो आबद्ध है। आगे क्या दिया गया है ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज और हर एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स। मीन्स इस धारा में जो उपबंध दिए गए हैं, इस सेक्शन में जो प्रोविजन दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए, उनके अधीन रहते हुए एक हिंदू आबद्ध है, उसकी बाउंडेड ड्यूटी है कि वह उसके लाइफ टाइम में मीन्स जब तक वह जीवित रहेगा, उसके जीवन काल में जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वह उसके बूढ़े और कमजोर माता पिता और उसके बच्चों का भरण पोषण करेगा। बच्चे चाहे लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, मीन्स उसके जो बच्चे चाहे वो जायज हो या फिर नाजायज हो, उसकी यह बाउंडेड ड्यूटी है। वह आबद्ध है कि वह अपने बूढ़े और कमजोर माता पिता का भरण पोषण करे और अपने बच्चों का भी भरण पोषण करे, बच्चे चाहे जायज हो या फिर नाजायज हो, ठीक है। मीन्स एक हिंदू की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि वह अपने बूढ़े और कमजोर माता पिता का भरण पोषण करे, उनका मेंटेनेंस करे और उसके जो बच्चे हैं उनका भी भरण पोषण करे, चाहे वे बच्चे जायज हो या फिर नाजायज हो। वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकता कि ये नाजायज बच्चा है इसलिए मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। बच्चे चाहे जायज हो या फिर नाजायज हो, उसको उसके बच्चों का भरण पोषण को करना पड़ेगा। इस सब सेक्शन में जो हिंदू पर्सन की बात की गई है वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम मीन्स चाहे वो औरत या फिर मर्द हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी ये जवाबदारी है कि वह उसके बूढ़े और कमजोर माता पिता का भरण पोषण करे और उसके जो बच्चे हैं उनका भी भरण पोषण करे, चाहे वे जायज हो या फिर नाजायज हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि अ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड मे क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर सो लॉन्ग एज द चाइल्ड इज अ माइनर। तो सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि अलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो बच्चा है चाहे वह जायज हो या फिर नाजायज हो, वह अपने माता अथवा पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। कब तक? जब तक वह माइनर हो, जब तक वह नाबालिग हो। जैसे ही वह बालिग होता है वैसे ही उसका जो भरण पोषण का अधिकार है वो खत्म हो जाता है। तो एक नाबालिग लड़का चाहे लड़की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वह जब तक बालिग नहीं होता, जब तक मेजर नहीं होता, तब तक वह उसकी माता अथवा पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है, चाहे वह लड़का या लड़की जायज हो या फिर नाजायज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वह जायज हो या फिर नाजायज हो। जब तक वह माइनर है, जब तक वह नाबालिग है, तब तक वह अपने माता पिता से भरण पोषण पाने का अधिकारी है। तो किसी बच्चे को कब तक नाबालिग माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 के अनुसार, जब तक कोई बच्चा 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करता तब तक वह नाबालिग माना जाता है। जैसे ही वह 18 साल की उम्र कंप्लीट करेगा वैसे ही वह बालिग माना जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है तो वह नाबालिग माना जाएगा, माइनर माना जाएगा, और जैसे ही वह 18 साल कंप्लीट करता है वह मेजर माना जाएगा और बालिग माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 20 के सब सेक्शन 2 के अनुसार कोई भी बच्चा चाहे वह जायज हो या फिर नाजायज हो, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की हो, वह जब तक मेजर नहीं होता, जब तक बालिग नहीं होता, तब तक वह अपने माता पिता से भरण पोषण लेने का अधिकारी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम सब सेक्शन 3 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एजेड और इन्फर्म
parent or a daughter who is unmarried extended insofar as the parent or the unmarried daughter, as the case may be, is unable to maintain himself or herself out of his or her own earning or other property। तो सेक्शन 20 के सबसेक्शन 3 में दिया गया है कि वह व्यक्ति जिसके ऊपर उसके बूढ़े और कमजोर माता पिता की मेंटेनेंस की जवाबदारी है या फिर उसकी अनमैरिड डॉटर की मेंटेनेंस की जवाबदारी है, वह जवाबदारी उसके ऊपर उसी हद तक है, वहीं तक है। कब तक? जब तक कि उसके बूढ़े जो माता पिता हैं वह उनके पास जो कोई स्वतः की इनकम है, स्वतः की जो अर्निंग है उससे, या फिर उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है उससे वे लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों, या फिर उसकी जो अनमैरिड डॉटर है, जो उसकी अविवाहित पुत्री है, उसका भी भरण पोषण करने की उसकी जवाबदारी तभी आती है जब उसकी जो अनमैरिड डॉटर है, उसकी जो अविवाहित पुत्री है, वह उसका जो कोई पर्सनल इनकम है, जो उसकी कमाई है, या फिर उसके पास कोई और कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से या फिर उस कमाई से वह उसका भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो ही उसके पिता की जवाबदारी आती है कि उसको मेंटेन करे। तो सिंपल भाषा में कोई भी बूढ़े माता पिता, ऐसे माता पिता जो बूढ़े हो गए हैं या फिर जो कमज़ोर हो गए हैं, वे लोग उनके बेटे से या उनकी बेटी से तभी मेंटेनेंस लेने के अधिकारी होंगे जब वे उनके पास जो कोई उनकी पर्सनल इनकम है, जो उनकी इनकम है, जो या फिर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से या फिर उस इनकम से वे लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों। अगर उनके पास जो उनकी कोई इनकम है या फिर जो प्रॉपर्टी है उससे वे लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो ही वे लोग उनके बेटे या फिर बेटी से भरण पोषण लेने के अधिकारी होंगे। और अगर कोई अनमैरिड डॉटर है, अविवाहित पुत्री है, तो वह भी अपने पिता से या अपने माता से तभी मेंटेनेंस की अधिकारी होगी जब वह उसके पास जो उसका कोई पर्सनल इनकम है या फिर उसके पास जो कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से, उस इनकम से वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होती है, तो ही वह अपने पिता से या फिर माता से भरण पोषण लेने की अधिकारी होगी। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है कि इन दिस सेक्शन पेरेंट इंक्लूड और चाइल्डलेस स्टेप मदर। इस सेक्शन में जो पेरेंट की बात की गई है, जो माता पिता की बात की गई है, उसमें निसंतान सौतेली माँ भी आएगी। ऐसी सौतेली माँ जिसकी कोई संतान न हो, वह भी पेरेंट की कैटेगरी में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज एक पर्सन है, मेल है, ठीक है, और ए जो है बी से मैरिज करता है जो कि फीमेल है। ठीक है, तो ए ने बी से मैरिज किया लेकिन बी को कोई संतान नहीं हुई, बी को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ए ने दूसरी शादी कर ली सी से। ठीक है, तो सी को ए के द्वारा एक लड़का पैदा हुआ, सपोज डी। तो जो डी है, डी जो है बी का क्या है, स्टेप सन है। डी की जो बी है क्या है, स्टेप मदर है, इसकी सौतेली माँ है। तो इस एक्सप्रेशन के अनुसार डी की जवाबदारी है कि वो बी को मेंटेन करे, बी का भरण पोषण करे। बी जो है भले ही स्टेप मदर है लेकिन ये भी पेरेंट की कैटेगरी में आएगी और डी की जवाबदारी रहेगी, डी की जिम्मेदारी रहेगी कि डी जो है बी को मेंटेन करे। ए और सी को डी को तो मेंटेन करना ही है। डी जो है ए और सी को तो मेंटेन करेगा क्योंकि ए और सी इसके माता पिता हैं, लेकिन इसके साथ साथ डी जो है बी को भी मेंटेन करेगा क्योंकि वो जो है उसकी स्टेप मदर है। और सेक्शन 20 में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसके अनुसार जो स्टेप मदर है वो भी पेरेंट की कैटेगरी में आएगी, इसलिए डी की जवाबदारी रहेगी कि डी जो है बी को भी मेंटेन करे, बी का भी भरण पोषण करे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सेक्शन 20 को हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि सपोज ए एक व्यक्ति है, ए जो है वो हिंदू है, एक महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी, क्योंकि उसमें सेक्शन दिया गया है कि ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ए महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ए और ए के जो है बी और सी ए के माता पिता हैं, इसके पेरेंट्स हैं, और ए को दो बच्चे हैं, एक है डी और दूसरा है ई। ठीक है, तो इसमें से डी जो है वो लेजिटिमेट है और ई जो है इलेजिटिमेट है। डी जायज है और ई नाजायज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब्जेक्ट 20 ए की जवाबदारी, ए की जिम्मेदारी है कि ए जो है वो ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, जब तक वह जीवित रहेगा उसके जीवन काल में ए की जवाबदारी है कि वह उसके वृद्ध
और कमजोर माता पिता का भरण पोषण करे। ए के जो वृद्ध और कमजोर माता पिता हैं बी और सी जो हैं, इनका भरण पोषण करने का, इनका मेंटेनेंस करने का एक ही जवाबदारी है। और साथ ही एक ही जवाबदारी है कि उसके बच्चों का भी वो भरण पोषण करे, उनका मेंटेनेंस करे, चाहे बच्चे जायज हो या फिर नाजायज हो। उसके जो 2 बच्चे उसमें से डी सपोज जायज है और ई नाजायज है, तो भी एक ही जवाबदारी है कि दोनों को मेंटेन करे, दोनों का भरण पोषण करे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ डी का भरण पोषण करूँ क्योंकि डी मेरा जो है जायज बच्चा है और मैं ई का भरण पोषण नहीं कर सकता क्योंकि वो नाजायज है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ए नहीं कर सकता। ए को दोनों बच्चों का भरण पोषण करना पड़ेगा, चाहे वो जायज हो या फिर नाजायज हो। ठीक है, तो ये दिया गया है सबसेक्शन 1 में। और सेक्शन 20 का जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है कि ये जो बच्चे हैं, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, ये जो बच्चे हैं ये जब तक ये माइनर रहेंगे, जब तक ये नाबालिग रहेंगे, तब तक ये उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिता से भरण पोषण लेने का अधिकार रखते हैं। ये उनके माता पिता से भरण पोषण लेने के अधिकारी हैं। डी और ई जो है भले ये चाहे लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, इनका अधिकार है कि अपने माता पिता से भरण पोषण ले। कब तक? जब तक ये नाबालिग रहेंगे। जैसे ये बालिग होंगे वैसे ही इनका वो राइट जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही बच्चे बालिग होंगे वैसे इनका राइट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 कोई व्यक्ति माइनर तब तक माना जाएगा जब तक वह 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र कंप्लीट करता है, जैसे उसकी उम्र 18 साल होती है वैसे ही वो मेजर हो जाता है। और उसकी अगर उम्र 18 साल से कम है तो माइनर माना जाता है। ठीक है, तो ये जो उसके बच्चे हैं डी और ई, ये जब तक 18 साल कंप्लीट नहीं करते, चाहे ये लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, चाहे जायज हो या फिर नाजायज हो, इनका अधिकार है कि अपने माता पिता से भरण पोषण ले। ठीक है, लेकिन सबसेक्शन 2 में जो है अनमैरिड डॉटर की बात नहीं की गई है। अनमैरिड डॉटर जो है वो अगर वो मेजर हो जाती है, अगर वो 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा भी हो जाती है और उसकी शादी नहीं होती, तो जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक वो अपने माता पिता से भरण पोषण लेने का अधिकार रखती है। अगर कोई डॉटर है, कोई लड़की है और उसकी उम्र 18 साल हो गई, वो मेजर हो गई, तो भी वो अपने माता पिता से भरण पोषण लेगी जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सबसेक्शन 3 को समझते हैं। तो सपोज ए को एक अनमैरिड डॉटर भी है। ठीक है, तो सेक्शन 20 के सबसेक्शन 3 के अनुसार ए जो है, ए की जो माता पिता हैं बी और सी, ए के जो माता पिता हैं बूढ़े और कमजोर माता पिता हैं बी और सी, ए जो है ए से भरण पोषण तभी ले सकते हैं जब बी और सी की अगर कोई पर्सनल इनकम है या बी और सी कोई प्रॉपर्टी है, तो उनकी जो पर्सनल इनकम है या फिर जो उनकी प्रॉपर्टी है उससे बी और सी जो है वो अपने आप को मेंटेन करने में, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों। अगर बी और सी के पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर बी और सी की कोई पर्सनल इनकम है, उस पर्सनल इनकम से या फिर उस प्रॉपर्टी से अगर बी और सी उनका भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो ही बी और सी जो है ए से भरण पोषण मांग सकते हैं। अदरवाइज बी और सी जो है ए से भरण पोषण नहीं मांग सकते अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 20। और अगर ए को कोई अनमैरिड डॉटर है, ऐसी डॉटर है जिसकी शादी नहीं हुई है, एक कोई अविवाहित पुत्री है, तो जो उसकी अविवाहित पुत्री है वो भी ए से तभी भरण पोषण मांग सकती है जब अगर सपोज जो अनमैरिड डॉटर उसकी अविवाहित पुत्री है उसकी कोई पर्सनल इनकम है। ठीक है, उसकी पर्सनल इनकम से या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ, उससे अगर उसकी जो अविवाहित पुत्री है वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, उसके पास जो उसकी इनकम है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है कोई, उससे अगर उसकी अविवाहित पुत्री उसका भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो ही वो अपने माता पिता से भरण पोषण मांग सकती है। अगर जो अनमैरिड डॉटर है उसका जो उसकी प्रॉपर्टी है फिर जो इनकम है, अगर उससे वह अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, तो वह उसके पिता या माता से मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती, उनसे भरण पोषण नहीं मांग सकती। लेकिन अगर वह उसके पास जो कोई पर्सनल इनकम है उससे या फिर उसके जो पास कोई प्रॉपर्टी है उससे वो उसका भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो ही वो अपने माता पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।